શ્રી કરણી अध्याय 6 देशनों प्रवास। गृहस्थी जीवन। जैसे जैसे देशनों की आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे ईंधन हेतु जाल के वृक्ष काटे जाने लगे। इससे प्राकृतिक शोभा नष्ट हो गई। वृष्टि कम होने के कारण काटे जाने वाले जाल के वृक्षों की संख्या उगने वाले जाल के वृक्षों से अधिक थी। इसलिए करणी माता ने अपने प्रभाव से जड़ बेड़ी के वृक्ष उगाने शुरू कर दिए थे। इससे जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य बना रहा वहाँ गायों को जड़ बेड़ी के सूखे पत्ते खाने का लाभ प्राप्त हुआ, जो कि दूध के निरोग होने की शक्ति प्रदान करता है। जाल का वृक्ष गाय नहीं खाती। इसके अतिरिक्त करणी जी ने जंगल की सीमा निर्धारित की और निवासियों को आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति सूखी या गीली लकड़ी नहीं तोड़े व जमीन पर गिरकर सूखी लकड़ियों का प्रयोग केवल धार्मिक कार्यों में ही किया जाए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा वह मेरे कुपों का भाजन होगा। इसी साल विक्रम संवत 1477 वैशाख शुक्ल 7 को गुलाबबाई ने प्रथम पुत्र का प्रसव किया, जिसका नाम पुष्यराज रखा, जिसको छोटे रूप में पूनो भी कहा जाता है। विक्रम संवत की माघ बंदगी 5 को गुलाबबाई के दूसरे पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम नागराज रखा गया। इसके 6 बरस बाद विक्रम संवत 1489 की वैशाख बंदगी 2 को तीसरे पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम शरदराज रखा गया। इसके 6 वर्ष बाद विक्रम संवत 1495 की वैशाख कृष्ण 1 को गुलाबबाई ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम भ्रीड़ी बाई रखा गया। यह चारों संतानें ठीक 6 वर्ष के अंतर से हुई थी। किंतु इसके बाद इसी काल में परिवर्तन आ गया, जिसको सोया टूटना कहते हैं। सोया टूटने का अर्थ है प्राकृतिक प्रजनन बंद होने की सूचना। 5वीं व अंतिम संतान विक्रम संवत 1500 फाल्गुन कृष्ण 7 को पुत्र के रूप में हुई। इस पुत्र का नाम लक्ष्मण राज रखा गया। रीड़ीबाई की मृत्यु 11 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। चारों पुत्र दीर्घ काल तक जीवित रहे। इसमें से बड़े पुत्र पुष्यराज ने सिंगला गांव में शादी की, जिसके परिणाम स्वरूप श्री हसो, कनाडा, कच्छो और ब्राह्मणों नामक 4 पुत्र हुए। दूसरे पुत्र नाग की शादी झुंझिया गांव में हुई थी, जिसके उसको 4 पुत्र हुए। तीसरे और चौथे पुत्र का विवाह कपासिया गांव में हुआ था। तीसरे पुत्र के 3 पुत्र हुए और चौथे पुत्र के 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियां हुई। इस प्रकार श्रीमती गुलाबबाई से उत्पन्न श्री करणी जी की संतानें कहलाई। राव रीडमल जी ने श्री करणी जी के समक्ष मंडोवर राज्य पर अधिकार करने की इच्छा प्रकट की। इस पर माता ने कहा कि राज्य तो तुम्हें दे चुकी हूँ, अब नहीं। 2 मास बाद मंडोवर रीडमल की फौज इकट्ठी करके मंडोवर पर चढ़ाई कर दी, परंतु मुसलमान शासक व पड़ोसी रावों ने मिलकर इस सेना का मुकाबला किया और राव रीडमल ने करणी जी से देशनों आकर शिकायत की तो माँ ने कहा, मैंने तुझे 2 मास ठहरने के लिए कहा था, परंतु तू इस बात को भूलकर पहले ही आक्रमण कर बैठा। इसी कारण तुझको पराजय का मुँह देखना पड़ा। बाद में करणी जी ने इस प्रकार की चक्रव्यूह की रचना की कि राव रीडमल को आसानी से मंडोवर पर अधिकार हो गया। विक्रम संवत 1500 के लगभग ही करणी जी के ससुर कलेजू का स्वर्गवास हो गया। इनके स्वर्गवास के बाद ही सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण का जन्म हुआ। जब लक्ष्मण 11 साल का था तो विक्रम संवत 1511 में ज्येष्ठ शुक्ला 13 को करणी जी के पति देपा जी का देशनों में स्वर्गवास हो गया। श्री करणी जी ने विधवा का वेश धारण कर लिया। इसके पश्चात ही करणी जी ने देपासर
टंकासर और कर्णी जी के कुएं खुदवाए। वो विक्रम संवत 1515 में जोधपुर दुर्ग का शिलान्यास किया। यह कार्य संपन्न करने के बाद उन्होंने सुंधा पर्वत की यात्रा की और वापस चली आई। यह समय संवत 1516 का था। इसी समय श्री कर्णी जी का एक भक्त चित्तौड़ निवासी जगदर शाह, जो समुद्री व्यापार करता था, समुद्र से माल लेकर भारत आ रहा था। मार्ग में उसका जहाज समुद्री तूफान में फंस गया। जगदर शाह पे माताजी को सच्चे मन से याद किया। उस समय माताजी गाय दूह रही थी। उन्होंने अपना बायां हाथ लंबा करके जगदर शाह की नौका को बचाया। उस समय माताजी की सास भी उनके पास खड़ी थी। जगदर शाह की नौका को बचाने के बाद श्री कर्णी जी ने अपनी अंगुड़ियां निचोड़ने लगी। इस पर सास ने पूछा कि अंगुड़िया से पानी कैसे निकल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने समुद्र के पानी को बाड़े में जमा लिया है। इससे रेतीले इलाके में मकान इत्यादि बनाने के लिए आप लोगों को पानी की असुविधा रहती है, इसलिए जब जरूरत पड़े तो एक 4 हाथ का गड्ढा खोद लेना, तो समुद्र का खारा पानी उपयोग के लिए मिल जाएगा। उपयोग करने के बाद गड्ढे को रेत से बंद कर देना। एक बार श्री कर्णी जी के पुत्र लक्ष्मण राज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 1524 को श्री कोलायत जी का मेला देखने गए। वहां तालाब में तैरते हुए डूब जाने से उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव बहरीली में देशनोक लाया गया। उसकी माता गुलाबबाई ने कर्णी जी से उसके प्राणदान की प्रार्थना की। कर्णी जी ने 3 दिन तक शव को पूर्ण कुटीर में बंद रखा और इस काल में उनके दर्शन किसी के नहीं हुए। चौथे दिन लक्ष्मण राज जीवित होकर पूर्ण कुटीर से बाहर आ गया। एक दिन पुलगल का राव सेखा आमदोर प्रमोद कर रहा था, तो आकाश से बिजली गिरी। बिजली का लक्ष्य ठीक राव सेखा के सिर की ओर था, किंतु उस समय दरबारियों ने देखा कि कर्णी जी लोवड़ ताने खड़ी है और राव सेखा को बचा लिया। लोगों ने माताजी से पूछा कि लावड़ी किस लिए तानी गई है, तो कर्णी जी ने कहा कि मैंने इसको राव सेखा को आकाश की बिजली बचाने को फैलाया है। उस घटना से राव सेखा माताजी का भक्त हो गया। वह प्रत्येक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उनके दर्शन को नियम से देशनोक आता रहा। राजपूत व चारणों में एक दूसरे पर शस्त्र उठाने का नियम है। यदि लड़ाई की नौबत आ भी जाए तो चारण लोग कई तरह के वांगे कहते हैं। बिट्ठू चारण व उदावत राजपूतों में शीतल में द्वेष हो गया, जिससे दुखी होकर बिट्ठू चारण ने कर्णी माता से प्रार्थना की। कर्णी जी ने उसका उद्धार किया व उद्धारताओं को शीतल ग्राम छोड़ने को मजबूर किया। वह उसको शोभा नामक ग्राम में बसने का आदेश दिया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, लक्ष्मण राज के 2 पुत्र व 2 पुत्रियां थी। पुत्रियों में बड़ी का नाम संपत्ति कुमारी व छोटी का नाम मान कुमारी था। बड़ी की शादी छुटिया ग्राम में व छोटी की बदाऊला ग्राम में हुई। मान कुमारी बड़े रूखे स्वभाव की लड़की थी। उसकी अपने पति के साथ कभी नहीं पटती थी। उसके घर में कलह रहने के कारण कर्णी जी ने उसे देशनोक बुलवा लिया। देशनोक प्रवास में उसकी मित्रता एक खाती की लड़की से हो गई, जो आगे थोड़े समय ही बिता रही कि उसके पति की मृत्यु बड़ौदा में हो गई। मान कुमारी ने दुखी होकर सती होने का फैसला लिया। संबंधियों के समझाने व बुझाने पर मान कुमारी ने अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं। उसकी सखी खाती की लड़की प्रेमवश मान कुमारी के साथ सती हो गई। इन दोनों की मूर्तियां एवं सिंह द्वार के भीतर की ओर स्थापित है। वह सुबह शाम की आरती उतारी जाती है।